वो अपने ऑफिस एंटर हुआ तो सामने ही वो पूरी दीदा दलेरी से उसकी चेयर पर बैठी टेबल पर झुकी जाने पेपर पर क्या लिख रही थी। जाहिर को तैश तो बहुत आया मगर जानता था वो भी अपने नाम की एक ही ढीठ सी, जो भी कर लेता उसको असर होना ही नहीं था। उसके सामने बड़े बड़े सुरमाओं की बोलती बंद हो जाती मगर उस छटांग भर की लड़की ने उसके नाक में दम कर रखा था। एक लंबा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और आगे बढ़ा। गुड मॉर्निंग, वो सामने देखकर खुश दिली से बोली। जाहिर खामोशी से उसे घूरता रहा। वो अनजान बनी पेपर पर झुकी हुई थी जैसे पता नहीं कितना ज़रूरी काम कर रही हो। वो उसका कोई खादिम हो जो उसके हुक्म का मुंतज़िर उसके सामने खड़ा था। वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाऊं। एक अदा से बाल झटकते उसने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। जाहिर ने आईब्राउ उचकाई जैसे कह रहा, ओह रियली, मतलब वो उसके ऑफिस में उसकी चेयर पर बैठी उसे ही ऑर्डर दे रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, अब आंखों से डराओ तो मत, लो उठ जाती हूँ मैं। वो कुछ शराफत का मुजाहरा करती तमीज़ से उठी और पेपर लिए उसके सामने आ खड़ी। सफ़ेद दमकती रंगत, जहानत से पुरसिया आंखें जो उठें तो किसी का भी चैन व सकून लूट लें। उसके लहजे की तीखी और इरादों की तरह अटल खड़ी नाक, स्याह बियर्ड और कदरे उनाबी लब जो उसने भींचे हुए थे। पुलिस यूनिफॉर्म में वो और भी शानदार लग रहा था। तुम्हें एक बात बताऊं जाहिर शामिर, मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत पुलिस वाला अब तक नहीं देखा। जब से तुम मिले हो मुझे तो थाने कचहरियों से भी प्यार हो गया, वरना तो पुलिस वालों का इतना गंदा सा इमेज था मेरे जहन में कि मत पूछो। मगर अब तो दिल करता है कोई संगीन सा जुर्म करूं और यहीं आकर कैद हो जाऊं। उसकी बातें हमेशा की तरह जाहिर के सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो जानता था कि जिनसे मुखालिफ को उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्ट करती है और हमेशा एक से बढ़कर एक हसीन लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मगर वो अपने इरादों का पाबंद था, अकदार का पाबंद था। मगर उसने इतनी खपती लड़की नहीं देखी, उसका तो लेवल ही अलग था। तुमने ये सब बताने के लिए सुबह सुबह मेरे दफ्तर का मुंह किया है, मेरा दिन खराब करने आई हो। हाय, एक तो तुम इतने हसीन हो कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या कहना था। अच्छा ये देखो, तुमने तो कभी गौर नहीं किया मगर मैंने आज नोट किया कि हमारे नाम कितने मिलते जुलते हैं, जाहिर शाह और जायशा। जाहिर शाह बोलो तो जायशा लगता है और जायशा कहो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जाहिर शाह कहा हो। तुम्हारी इस अजीम दरियाफ्त पर मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा कि तुम्हें सितारा इम्तियाज़ ना सही तो कोई छोटा मोटा तमगा तो दे ही दे। वो संजीदगी से कहता कैप उतारता अपनी सीट पर बैठ चुका था। तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़कता क्या? क्यों हो तुम ऐसे पत्थर? तुम्हें समझ नहीं आती कि एक लड़की क्यों पागलों की तरह तुम्हारे पीछे ख्वार होती फिर रही है? या कोई थ्रिल या टाइम पास नहीं है ये जाहिर शाह? मैं सीरियस हूँ और ज़िंदगी में पहली बार किसी बात को लेकर इतना सीरियस हुई हूँ, लिहाजा तुम इस मामले पर गौर करो। देखिए मोहतरमा, यहाँ और बहुत से मामलात ज़ेरे गौर हैं, सो फ़िलहाल तो मुझे वो निपटाने हैं। अब आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं यहाँ से। उसने बेल रिंग की तो सिपाही बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। यस सर, कल जिस केस की फ़ाइल का कहा था मैंने डीएसपी साहब ने भिजवाई है, वो लेकर आओ और मेरे लिए चाय भी। जायशा को इग्नोर करते अपने मातहत से बात कर रहा था वो। अकरम, मेरे लिए भी चाय ले आओ। उसने भी जाहिर शाह को देखे बिना डायरेक्ट उसके मातहत से बात की। अकरम, तुम्हें जितना कहा है वो करो, मैडम वैसे भी जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, चाय पीऊँगी। तुम जाओ अकरम, चाय लेकर आओ और साहब ने जो फ़ाइल मंगवाई है वो भी। अकरम मुस्कुराहट दबाता बाहर निकला जबकि जाहिर देख चुका था उसको मुस्कुराते हुए। यहाँ उसकी एक रेपुटेशन थी, एक मकाम था उसका, सब उसको आइडियल मानते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे और ये लड़की उसके कैरेक्टर को सबकी नज़रों में मशकूक कर रही थी। और ये बात जाहिर शाह मीर को मरकर भी कबूल ना थी। वो जो हमेशा से उसकी फजूलियात को बहुत तहम्मुल से इग्नोर करता था सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की थी, मगर आज उसके मातहत के सामने उसका यूं बात करना उसे शदीद तैश दिला गया। वो चील की तरह उसकी तरफ लपका और पीछे से दीवार से पिन करते उसकी कलाइयाँ दीवार से लगाएं। जायशा की जैसे जान तूफान में आ गई हो। वो जो फासले पर रहकर भी उसको पागल किए रहता था, आज यूं उसके इतने करीब था कि उसको लगा उसकी सांसों की तपिश से ही झुलस जाएगी। साकिब तो वो खुद भी रह गया था। आज तक उसने उसकी हर फजूल गोई, हर हरकत को इग्नोर किया था। आज कैसे जब्त खो बैठा था वो। यकदम ही वो उसे छोड़ते पीछे हटा। क्या हम हमेशा ऐसे ही अजनबी रहेंगे, चाहे खामोश लम्हों का फंसूँ ये पल भर की नज़दीकी हमारे दरमियान कोई रब बना डाले, मगर तुम ऐसे ही कठोर रहोगे? मेरी जान चाहे कितने ही अजाबों में गिरी रहे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर शाह मीर, मेरे सामने खड़े हो मगर तुम्हें मेरी धड़कनों से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा बस चले तो मेरे दिल की बूंद बूंद निचोड़ लो, इन धड़कनों को रोक दो। मगर जाने कैसी डोर है जो मुझे तुमसे बांधती है, कोई अनदेखी सी कशिश है जो नज़र नहीं मगर महसूस होती है। जैसे सितारा अपने मदार से हटकर गर्दिश नहीं कर पाता, वैसे ही मैं भी किसी अंधे की कशिश के बायस तुम्हारी तरफ खिंची चली आ। जाहिर शाह मीर, मैं बेबस हूँ तुम्हारे मामले में। कितने ही शिकवे उसकी आंखों से छलक रहे थे जिनसे वो नज़रें चुरा गया। तुम बहुत बुरे हो जाहिर शाह मीर, बहुत बुरे। जायशा ने एक नज़र उसकी पुष्प पर डाली और बाहर निकल गई।
पूरे 12 बजे ईशल ने केक काटा और उसके लिए अर्श स्पेशल बनवा कर जो लाया था। फिर कुछ ही देर में सब लोग लाउंज में बैठे बातें करते रहे। 1:15 वो सब अपने अपने कमरों को चल दिए सोने के लिए। रात लेट सोने की वजह से सब लेट उठे थे। ईशल जब सोकर उठी तो हर साल की तरह कमरा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। सब उसके उठने से पहले उसके लिए फूलों के बुके और विशिंग कार्ड्स रखकर अपने अपने काम पर जा चुके थे। उसने सबसे पहले मोमिन शाह का बुके उठाया। मोमिन शाह की तरफ से एक प्यारी सी लड़की के लिए। उसने कार्ड के बाहर लिखी गई उस लाइन पर उंगली फेरते कई बार पढ़ा, फिर कार्ड खोला। फूलों जैसी लड़की, रब से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और खिलते गुलाबों की तरह रहो। ढेरों मुसर्रतें तुम्हारा मुकद्दर बने, आमीन। मुख्तसर सा पैगाम जिसका मतन बहुत सादा मगर खूबसूरत था। वो हमेशा से ऐसा ही था। उनके दरमियान रिश्ते की नौयत से बाखबर होने के बावजूद उसने कभी उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो तो तब से और भी मोहतात रहने लगा था। बहुत कम मुखातिब करता था। कभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी उसकी तरफ से। कोई इकरार, कोई इजहार उसके नाम से वाबस्ता होकर ईशल तक नहीं आया था। मगर आम लड़कियों की तरह ईशल के ख्वाबों का जहान मोमिन शाह के ख्याल से आरास्ता हो चुका था। उसने चुपके से बेशुमार ख्वाब बुन लिए थे। फिर उसने उशना और मीर शाह एहान और माहिमा जारून और हुरिया मुराद और इरहा, अरमान और फरवा के विशिंग कार्ड्स और बुके देखे। इसके बाद जाहिर शामिर, जुरेज और मिनहल, उरद शेर और अर्श के बुके के साथ कार्ड उठाए, जबकि उरद शेर का कार्ड उसने सबसे लास्ट में खोला। उरद शेर की तरफ से दुनिया की सबसे नन्ही काकी। पहले तो ऊपर लिखी लाइन ने उसका खून खौला दिया। क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। दरअसल मैं इस मामले में कुछ अनाड़ी हूँ। खैर यही लिख सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और साथ कुछ अक्ल व शऊर भी दे, जिसकी तुम्हें अशद ज़रूरत है। और अब जबकि तुम 19 की हो चुकी हो तो प्लीज़ कुछ मैच्योर हो जाओ। तुम किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे उरद शेर। उसने गुस्से से कार्ड फेंका। अल्लाह करे तुम्हें इससे भी नन्ही काकी मिले जो तुम्हारे सारे बुरकस निकाल दे, बदतमीज़ अकड़ू कहीं का। इसीलिए उसने उसका कार्ड लास्ट पर खोला था, वरना इसने मारे तैश के बाकी कार्ड भी ना देखे जाते। तुम इंतहाई बुरे औरत शेर, ज़रा जो तुम में मैनर्स हो। अच्छा खासा गायबाना औरत शेर पर गुस्सा निकाल कर वो कुछ रिलैक्स हुई। शाम में सब यंग पार्टी फार्म हाउस पहुंची और जाहिर ने वादे के ऐन मुताबिक सब कुछ बहुत अच्छे से सेट करवाया था। मोमिन और औरत शेर का वेट हो रहा था कि वो आए तो केक काटा जाए, जो जाहिर ने उसके लिए सेम उसकी पसंद का बनवाया था। वो सिर्फ मोमिन के मुंतजिर थे। औरत शेर तो भले ही ना आता, मगर अभी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। जब भी सामने से मोमिन बातें करता, औरत शेर के साथ उसी तरफ आया। शुक्र है तशरीफ के टोकरे आए तो सही। चलो ईशल केक काटो गुड़िया, मुबारक हो, तुम्हारी मोहतरमा 19 की हो गई। उम्मीद वासी कह के अब कुछ मैच्योरिटी भी आ जाएगी, वरना तेरे फ्यूचर की तो वॉट लग जाएगी और मैं तुझे इतने खस्ता हालों में नहीं देख पाऊंगा। काश मैं तेरे लिए कुछ कर सकता। वो केक काट रही थी जबकि वो मोमिन के कान में खुसर पुसर कर रहा था। उरद शेर, तुमने ये औरतों वाली हरकतें कब से शुरू कर दी? जाहिर ने उसे टोका। तुम क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? मोमिन मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है और ये लड़की तेरे लिए बड़ा वबाल बनने वाली है। मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आती है उरद शेर एहान मेरे सामने खड़ा होता है, इसलिए मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे पता है तो हमेशा मेरे साथ है। देख मेरे भाई, इन मुसीबतों और मासी मुसीबतें में फ़र्क है। ये मुसीबत तो तुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगी, तेरी ये मुसीबत मैं अपने सर नहीं ले सकता। हद है मुबालगा आराई की कि तुम इतनी प्यारी लड़की को बिला दरेक मुसीबत कह रहे हो उरद शेर। उसके पास ले देकर ये शक्ल ही तो अच्छी है मेरे भाई, और है भी क्या, धेले की अकल नहीं है इसे। मोमिन और ईशल के इस रिश्ते से उरद शेर को शुरू दिन से इख्तलाफ था। उसके ख्याल में उनकी एज में काफ़ी गैप था। ईशल भी मेडिकल की स्टूडेंट थी जबकि मोमिन एक वकील था। ऊपर से ईशल को छोटी होने की वजह से मिलने वाले लाड प्यार ने बिल्कुल ही बच्ची बना दिया था। अगर तुम दोनों की खुफिया गुफ्तगू अख्ताम पजीर हो गई हो तो इधर भी ध्यान दे लो। बार जुरेज ने उन्हें टोका। हद है, अच्छी खासी हसीनो जमील बीवी के होते हुए तुम हम पर नजर रखे हुए हो। उरद शेर ने टुकड़ा लगाया। तुम्हारी जुबान के आगे तो वैसे भी खंदक नहीं है, जो मुंह में आता है बक देते हो। जुरेज ने उसकी खूबियों में से एक खूबी गिनवाई। आपकी ज़रा नवाजी है, ये तो आपका हुस्न नज़र है जो खाकसार को आपने तारीफ के काबिल जाना, वरना नाजीज तो कुछ भी नहीं। उरद शेर की ये गुलाफशानी तकरीबन सभी सुन चुके थे और जवाब में उतने ही कह कहे भी उभरे थे, शुक्रिया शुक्रिया। वो बिना शर्मिंदा हुए सीने पर हाथ रखते सर को खम देते दाद वसूल करने लगा। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। पिछले 2 दिन से वो कराची गया हुआ था। अच्छा खासा लेट हो चुका था, थकन के मारे बुरा हाल था। उस वक्त तो बस वो चाहता था कि बिस्तर हो और वो हो। रोड उस पहर भी अच्छे खासे आबाद थे, मगर शहर से कुछ आके निकल कर रास्ते पर कुछ सुकून था। उसने स्पीड कुछ बढ़ा दी और जल्द अज जल्द हवेली पहुंचना चाहा। इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो शुक्र का कलमा पढ़ा कि यहाँ से हवेली का सफ़र आधे घंटे में तय कर लेता। वो अचानक एक गाड़ी उसकी गाड़ी को कट मारती निकली। उसने गाड़ी की स्पीड
स्पीड कदरे कम कर दी, मगर सामने वाला यकीनन कोई अक्ल से पैदल था जब भी बीच रास्ते में सड़क पर ब्रेक लगा दी। दिलशेर की बहुत कोशिश के बावजूद भी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को हिट कर चुकी थी। वो तैश के मारे सीट बेल्ट उतारता बाहर निकलकर उसका दिमाग ठिकाने लगाने का सोचता कदम निकाल आया बाहर गाड़ी से। इतने में सामने वाली गाड़ी से भी कोई निकला। ओ हेलो, अंधे हो, क्यों ड्राइव कर रहे हो फिर? वो जो पहले ही तपी हुई घर से निकली थी अब मजीद दिमाग आउट हुआ। दूसरी तरफ भी मामला ऐसा ही था। वो 2 दिन की ख्वारी के बाद अब घर लौट रहा था। उसका भी मीटर घूम गया सामने वाले की बदतमीजी देखकर। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो भी तैश में गाड़ी से निकला कि सामने देखकर एक पल को वो जहाँ का तहाँ था, रह गया था। लड़की थी या हुस्न की कोई मूरत, मगर अगले ही पल उसके तासुरात शदीद नागवारी घोल गए थे अपने अंदर। जब नज़र उसके हुलिये पर पड़ी, वो जो कोई भी थी अपने नैन नक्श और हुलिये से उसे एशियन नहीं लगी। बेहद हसीन होने के साथ बेहद बोल्ड भी थी। उसका यूं ठिठक कर देखना और फिर नागवारी से नज़रें फेर लेना हनी को मज़ीद इश्तियाल दिला गया। ये क्या है? बोलो, क्या किया है तुमने? मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया है तुमने अब इसका? और अब खड़े मुझे घूर रहे हो? वो तकरीबन गुस्से से चिल्ला कर बोली। उसकी 0 मीटर गाड़ी थी जिसको उसके हिसाब से वो लड़का ठोक चुका था। पहली बात, ज़रा तमीज़ से बात करें, गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जब आपको ड्राइविंग नहीं आती तो 0 मीटर गाड़ी लेकर रोड पर क्यों आई हैं आप? और तीसरी और आखिरी बात, गलती आपकी है। आपने बीच रास्ते में अचानक ब्रेक लगाई जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई। यूं बीच सड़क में इस तरह ब्रेक लगाने के अंजाम इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था अगर मेरे पीछे कोई और गाड़ी आ रही होती तो। वो जितना भी बददिमाग था, बहरहाल सामने एक लड़की थी, सो जब्त से काम लेता उसे आराम से बता रहा था। यू ब्लडी! वो यकदम आगे बढ़कर उसके गिरेबान तक आई। माइंड योर लैंग्वेज लेडी! उसने झटके से अपनी जैकेट उसकी गिरफ्त से छुड़वाई। वो जो एक नज़र के बाद निगाह फेर गया था, उसके यूं करीब आने पर उसके मुंह से आने वाली स्मेल पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो नशे में थी। शट अप! ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे घटिया मर्दों को। वो बजाय अपनी गलती मानने के उस पर चढ़ाई किए जा रही थी, ये देखे बगैर कि सामने वाले की बर्दाश्त का अब एंड हो रहा था। मैं भी तुम जैसियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे तमीज़ से बात की जाए। अय्याश वालदैन की तुम जैसी संकी और पागल औलादों को मैं बहुत अच्छे से ठीक करना भी जानता हूँ। वो जो अब तक आप कहकर बात कर रहा था, वो भी एक पल में आपसे तुम पर आता उसकी औकात याद दिला गया उसे। इससे पहले कि वो पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता, वो लड़की एक बार फिर उसके रास्ते में आई। क्या बकवास की तुमने अभी? तुम जानते हो तुम जैसे नीच ज़हनियत के मर्द इससे आगे सोच भी नहीं सकते। दोबारा अपने ज़हन की गंदगी को अपने तक ही रखना, वरना मैं अच्छे से बताऊंगी कि पागल और संकी किसे कहते हैं। तो तुम भी कभी भूल कर मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि तुम जैसी आवारा लड़कियों को ठीक कैसे करते हैं। वो भी दू बदू बोला, जिस पर हनी का मारे गुस्से से बुरा हाल हुआ और वहीं उसका हाथ सामने खड़े लड़के के मुंह पर जा पड़ा। ये थप्पड़ औकात है तुम जैसे सो कॉल्ड मर्दों की, जिन्हें मैं मर्द ही नहीं मानती। वो उंगली दिखाते एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलती, आखिर में बहुत गलत बात कह गई जो कि एक लड़की को बिल्कुल जेब नहीं देती थी। उस लड़की की इस हरकत और बकवास पर उसका दिमाग उलट गया था। तभी उसने उसे गाड़ी के साथ पिन करते इंतहाई ख़तरनाक तासुरात लिए उसकी तरफ झुकाव किया। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता ना, तो इस थप्पड़ के बदले में तुम्हें वो 1 सेकंड में तुम्हारी औकात याद दिला देता और साथ में तुम्हें ये भी बताता कि वो मर्द है या नहीं। तुम्हारा ये थप्पड़ मैं सह गया हूँ, तो ये मेरे बड़ों की तरबियत है जो रोक रही है, वरना अच्छे से बताता तुम्हें। उसका लहजा और उसके तेवर देखकर हनी की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट हुई। और आखिरी बात, तुम मुझे मर्द मानती हो या नहीं, मुझे कतई तौर पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मेरी मर्दानगी तुम जैसी राह चलती लड़कियों के लिए है और ना मुझे तुमसे मर्दानगी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए जैसे जिसे खुद औरत के मायने तक नहीं पता। एक झटके से उसे परे धकेलते वो पलट गया था, जबकि वो कुछ नशे और कुछ उसके धकेलने के बायस संभल नहीं पाई और नतीजे में उसका सर गाड़ी से जा टकराया। बदतमीज़, जाहिल, स्टूपिड कहीं का। उसको लान तान करते वो अपना माथा सहला रही थी। तुम लंदन पलटो तो इसका मतलब ये नहीं कि यूं खुलेआम आधी रात को ड्रिंक करके सड़कों पर सबको दावत नज़ारा देती फिरो। हर मर्द दिल शेर हान की तरह नहीं होता जो तुमसे थप्पड़ भी खाए, ना मर्दी का ठप्पा भी लगवाए और बर्दाश्त भी कर जाए। वो गाड़ी रिवर्स करता उसके करीब आया और उसकी फजूल सी ड्रेसिंग और उसके कदमों की लड़खड़ाहट पर एक नज़र डालकर जन से गाड़ी भगा कर ले गया, जबकि वो हक्का बक्का सी वहीं खड़ी थी। ये कौन
सर फिरा था जिसने उससे यानी हानिया मुर्तज़ा उर्फ हनी से ऐसे बात की। उसने हमेशा मर्दों को खुद पर फिदा होते ही देखा था, अपनी राह में दिल और नज़रें बिछाते देखा। तो फिर ये कौन था जो उस पर नज़र डालना भी अपनी मर्दानगी की तौहीन समझ रहा था? कौन था वो जिसने उसे ये बताया कि वो असल में क्या है? दिलशेर एहान, यही नाम लिया था उसने अपना जाते वक्त। लेट्स सी मिस्टर दिलशेर एहान, तुम्हारी औकात भी जल्दी सामने आ जाएगी। कुछ होते हैं तुम्हारे जैसे नाम के शुरफा भी, मगर मौका मिलने पर सबकी असलियत खुल के रह जाती